हेलो दोस्तों, प्रारंभ आईएएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो यूपीएससी की परीक्षा हुई उसमें आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस पेपर के सॉल्यूशंस पे आपसे चर्चा करेंगे और ये सॉल्यूशंस बहुत ऑथेंटिक तरीके से तैयार किए गए हैं और प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको सही मिले। और हम शुरू करते हैं जी। उसका पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ा जाएगा, उसका आंसर बताया जाएगा और उसी का जो फोटो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको साथ साथ दिखाई भी देगा। तो पहला प्रश्न है, जैसे कि वो दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दे रखा है साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। और कथन 2 में दे रखा है कि हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। तो आपको इसमें क्या बताना है, वो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। ये सीरीज सी है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये जो क्षेत्र है ये अफ्रीका का क्षेत्र है जो सहारा डिजर्ट के आसपास लगता है। इसमें सूडान क्षेत्र भी आता है और यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है वो है कथन 1 और कथन 2 के ही फॉर्मेट में है, जिसमें कथन 1 में कह रखा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है और कथन 2 में कह रहा है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित यानी कि खाद्य के आयात पर प्रतिषेध है। इसमें भी सेम आपको बताना है कि कथनों के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भारत सेब आयात नहीं करता है वो अपने आप में गलत है, क्योंकि 2023 और 24 में जो हमने अमेरिका से सेब आयात किए उनका टोटल बिल है लगभग $20 मिलियन। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है, तो सीधा आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं बचती है। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें दे रखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 3 कथन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। पहले में दे रखा है कि वह पीठासीन नहीं होगा या होगी, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा और वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का ही हकदार नहीं होगा या होगी। इसमें आपको सही बताने हैं कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। देखिए, पहला जो विकल्प कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, बात ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के खिलाफ लाया जा रहा है। जब दूसरी बात हम कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये हमारे यहाँ लोकतंत्र का राइट टू स्पीच का वायलेशन हो जाता है। तीसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। देखिए, वो लोकसभा के स्पीकर के पद से हटाए जा रहे हैं, न कि लोकसभा के सदस्य के पद से। अब लोकसभा में अगर कोई भी संकल्प आ रहा है तो उसके प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वो उसमें अपना मत दे सके। मतलब जो पीछे के जो 2 और 3 स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन फिर पॉलिटी से है, जो भारतीय संसद के संदर्भ में है और आपको उन कथनों पर विचार करना है। तो उसमें दे रखा है, इसमें भी 3 पॉइंट है। जैसे पहले पॉइंट में दे रखा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। 2 में दे रखा है कि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। और विकल्प 3 में दे रखा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। सेम इसमें तीनों में आपको बताना है कौन से विकल्प सही है। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोकसभा के विघटन का जो विधेयक है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लोकसभा में लंबित है तो लंबित था, विघटन हो गया, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी सदस्य द्वारा लाया गया होगा। लेकिन अगर कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा पहुंच जाए या संयुक्त बैठक की बात आ जाए, ये दोनों ही विधेयक जो है समाप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोकसभा बेशक विघटित हो गई है, लेकिन संयुक्त बैठक जब अगली नई लोकसभा आएगी उसमें होगा। मतलब यहाँ पर क्या मामला हुआ, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है और आंसर इसका भी आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न है और ये भी भारतीय संसद के संदर्भ में है और आपको सही कथन बताना है इनमें से कौन से हैं। तो पहला विकल्प दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए
मंत्री परिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। 2 में दे रखा है कि सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। और तीसरा विकल्प है कि लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श से किया जाता है। आपको इसमें से सही विकल्प को चूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये आर्टिकल 85 की बात कर रहा है और ये हम जानते हैं कि ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है और ये जब भी चाहे वो सत्रावसान करें या सत्र को आहूत करें या लोकसभा को भंग करें, वो सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होते हैं। तो पहली बात जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि वो जनरल कंडीशंस में अनिश्चित काल के लिए जो हम रोकते हैं उसके बाद इसका जो है सत्रावसान होता है, ये बात ठीक है। और तीसरा जो स्टेटमेंट कह रहा है लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्री परिषद की परामर्श से ही किया जाता है, ये भी बात सही है, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है और जिसमें कथनों में दे रखा है। कथन फर्स्ट है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। और कथन 2 में दे रखा है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसीलिए इसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। आपको इसमें ए और ABC में से जो भी आपका वो सर बताएंगे। देखिए यहाँ क्या है कि ये पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो टारगेट ईयर कह रहा है 2040, वो 2040 नहीं है 2030 है। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं बची। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 और उसमें आपको फिर कथन और में ही दे रखा है प्रश्न। वो है कथन फर्स्ट में कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन यानी कि प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। कथन 2 में दे रखा है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। तो सर ये दोनों ही ऑप्शंस जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जो दोनों कथन हैं, वो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से इनका रिलेशन नहीं है। वहाँ की चाहे हम आर्थिक नीतियों की बात करें, वहाँ की राजकोषीय नीतियों की बात करें, जो भी नीतियाँ उस राष्ट्र ने अपनाई वो सब कंबाइंडली उसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। अगर हम कहें कि उसके पास सबसे बड़ा तेल भंडार है इसलिए वो कर पाया, तो तेल का भंडार तो पहले भी था। तो ये दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आप इसका बी रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला विकल्प दे रखा है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है। और कथन 2 में दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। और तीसरा विकल्प है कि स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है। तो आपको सही विकल्प चूज करना है इसमें भी। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि ये केंद्र सरकार की 100% फंडेड स्कीम है, ये गलत है। इसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट्स का भी होना है। बाकी के जो 2 स्टेटमेंट हैं वो आपके करेक्ट हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका बी होगा। जी, अगला प्रश्न जो कि योजना से संबंधित आया है और वो योजना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। और दूसरा विकल्प है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका सही है। तो यहाँ केवल आप एक स्टेटमेंट को आप सही मान सकते हैं, जिसका कि ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में मिलेगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न फिर योजना से है। वो योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और ये प्रश्न संख्या 10 है। और इसमें पहला विकल्प दे रखा है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तीसरा विकल्प है इस योजना के अंतर्गत
प्रत्येक ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। और विकल्प 4 है कि पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। तो आपको सही विकल्प इसमें चूज। यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन पहले स्टेटमेंट में जो प्रवेश आयु की बात कर रहा है वो प्रवेश आयु इसने गलत दी है, ठीक है। और जो चौथा स्टेटमेंट है जो अविवाहित पुत्रियों की बात कर रहा है वह भी स्टेटमेंट इसका गलत है। तो इसमें इस योजना के अनुसार 2 और 3 जो ऑप्शन है जो आपको आपके ऑप्शन बी में दिखाई देंगे वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला भी देखिए सर, अगला भी प्रश्न इस बार यूपीएससी ने लगातार योजनाओं से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। और तीसरा जो पूछा है प्रश्न वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके संदर्भ में पूछा है। और पूछा है विकल्प 1 में कि ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। दूसरे विकल्प में कि अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा। और तीसरा दे रखा है इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के उपबंध है। और आपको सही विकल्प का चूज करना है। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात है कि ये काफी चर्चा में रहा अधिनियम, अभी कुछ समय पहले ही लाया गया। हालांकि चर्चा बहुत लंबे समय से हुई लेकिन अब ये सर्वसम्मति से पास हुआ। तो एक बात समझिए कि ये 2026 के बाद लागू होना है और 18वीं लोकसभा हमारी अभी करंट में चल रही है, तो ये इस पर लागू नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात मतलब 2026 के बाद होने वाले इलेक्शंस में लागू होगा। दूसरी बात, जो बाकी के 2 स्टेटमेंट इसने कहे कि एक टेम्पररी प्रोविजन है 15 वर्ष के लिए, वो बात ठीक है। और रिजर्व कोटा के अंदर रिजर्वेशन देने की बात की है, ये भी बात ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही हैं। इसके अनुसार आपका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है और जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से है, जिसमें पूछा गया है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 और उसके आपको सही विकल्प चूज करना है। पहला विकल्प है कि यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह इसका प्रारंभ औंध यानी कि पुणे में हुआ था। तीसरा विकल्प है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। और फोर्थ विकल्प में दे रखा है कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। देखिए ये क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन का भी आप इसे कह सकते हैं। मित्र शक्ति क्यों उठाया इन्होंने, क्योंकि मित्र के नाम से कई सारे प्रोग्राम्स हमने बांग्लादेश के साथ किए हैं, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमने बांग्लादेश के साथ नहीं की, ये हमने की श्रीलंका के साथ। और बाकी के जो स्टेटमेंट्स इसने दिए हैं ये औंध पुणे में हुआ, बात ठीक है। वायुसेना ने इसमें भाग लिया, 15 सैनिक थे वायुसेना के। और अगली बात कि ये आतंकवाद के विरोध में है, यह भी बात ठीक है। आपके 3 स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसका गड़बड़ है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी, जिसमें कि 2, 3 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें। ये फिर से पॉलिटी से संबंधित है, जिसमें प्रतिषेध जो रिट है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। देखिए प्रतिषेध जो रिट है, प्रोहिबिशन, अगर आपने प्रारंभ आईएएस एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस ली हैं तो ये बहुत साधारण प्रश्न हैं जो पॉलिटी से आ रहे हैं या और विषयों से आ रहे हैं। प्रोहिबिशन रिट जो है किसी हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को, मतलब जो उसके लिए नीचे का कोर्ट है, उसको उसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करने से रोकने के लिए होती है। मतलब जो कार्यवाही चल रही है उसे रोकने का आदेश दिया जाता है, उसी को हम प्रोहिबिशन या प्रतिषेध रिट कहते हैं। तो इसमें इस हिसाब से जो आंसर है आपका वो सी बनेगा और सी ही इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन संख्या 14 14वां प्रश्न है और ये फिर से पॉलिटी से है। इसमें राज्यपाल के संबंधित पूछा गया है कि कथन एक में दे रखा है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। विकल्प 2 में दे रखा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति अनाउंस करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 342 का पार्ट 1 के तहत राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का नहीं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो आपसे कह रहा है कि हाँ कोई समुदाय अगर इस राज्य में जो है अनुसूचित जनजाति है, दूसरे में भी अनुसूचित जनजाति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, उसके हिसाब से आपका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न जो कि बजट से है, केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला विकल्प है कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। और विकल्प 2 में है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट की बात कर रहे हैं तो वहां पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वित्त मंत्री द्वारा ही इसे प्रेजेंट किया जाता है और लोकसभा में पहले प्रेजेंट होगा, उसके बाद पहुंचेगा ये राज्यसभा। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बात सही है कि कोई भी ग्रांट ग्रेनेड प्योर परमिशन जब तक आपके पास राष्ट्रपति की नहीं है उसे नहीं रखा जा सकता। तो केवल 2 स्टेटमेंट जो है आपका, जो कि आपका ऑप्शन बी कह रहा है, वो इसका आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न है, ये करंट में चर्चित भी रहा। देखिए इस प्रश्न संख्या 16 है और इसमें आपको दे रखा है द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स। ये जो बुक है इसके लेखक कौन है और ये काफी चर्चित भी रही थी। जी सर, इसका आंसर। दोनों ही पुस्तकों के लेखक जो आपके अभी विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं, उन्हीं की दोनों पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो आपका आंसर इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 17वां है जिसमें कुछ देश दे रखे हैं और इसके साथ साथ उनके सामने समाचारों में रहने के उनकी कारण यानी कि रीजन दे रखे हैं। जो अर्जेंटीना है वो दे रखा है कि सबसे खराब आर्थिक संकट। सूडान के बारे में बताया है कि देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। और तुर्की के लिए देश में समाचार में रहने का कारण बताया है कि नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। आपको इसमें सही सुमेलित बताना। यहाँ पर जो कह रहा है अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसा नहीं है, वो ठीक ठाक कर रहा है। हाँ, डेवलपिंग कंट्री है तो उसी हिसाब से कर रहा है। एक बात कह रखी है सूडान के मामले में, तो हाँ, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता भी है और सेना और उसके बीच में युद्ध वगैरह भी चला है, तो ये बात सही है। तीसरी बात कह रहा है तुर्की ने नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। तो तुर्की तो क्या किसी भी देश ने अपनी नाटो की सदस्यता निरस्त नहीं की। तो ये पहला और तीसरा जो मामला है वो गलत रहेगा। केवल सूडान वाला जो मामला है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। तो केवल एक युग्म आप चुन सकते हैं जिसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 उसे देखिएगा, ये कथनों में दे रखा है, कथन 1 कथन 2 में। कथन 1 में है कि सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारसी खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार यानी कि शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। और कथन 2 में दे रखा है कि सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर जो सुमेर पाइपलाइन का पहला स्टेटमेंट है ये सही है कि हाँ भाई एक रणनीतिक मार्ग है और इसके माध्यम से यूरोप के कई कंट्रीज को तेल की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ये गलत है क्योंकि ये स्वेज गल्फ और मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर को जोड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका सी होगा, जो कह रहा है कि ए सही है और या पहला जो आपका कथन है वो सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 जिसमें कथनों पर विचार करने के लिए आया है, जिसमें पहला कथन जो विकल्प है वो दे रखा है कि लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। और कथन 2 में दे रखा है कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो पहला कह रहा है बहुत कम वर्षा, तो हाँ बहुत कम बारिश इस क्षेत्र में होती है, इसी के कारण, और यहाँ पर वेपराइजेशन भी कम होता है। इसके कारण ये होता है कि इसकी जो सैलिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कोई भी प्रमुख नदी इस सागर में आकर नहीं गिरती। आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस आधार पर इसका आंसर होना चाहिए सी, जहाँ पर कह रहा है कि ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 20 में कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए जो EPA है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसके अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन करते हैं थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, उसे ये मानता है कि ये सल्फर के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। तो वो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, उसके अनुसार आपका ऑप्शन ये डी करेक्ट आंसर है। देखिए प्रश्न जो 21 दे रखा है बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, उसके बारे में सर आपको बताएंगे। देखिए अभी तक 4 परिसीमन आयोग 1952, 62, 72 और 2002 में अभी तक नियुक्त किए गए हैं। तो आप इसमें अपना आंसर सीधे तौर पर 4 वाला ऑप्शन आप लगा सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न 22,
जो कि काफ़ी कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया गया है इस बार यूपीएससी ने। वो प्रश्न है संविधान का जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1992 के द्वारा, उसमें किन भाषाओं को शामिल किया गया है जो कि संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया है। जो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, तो आपको इनमें से सही चुनने हैं कि किन भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन से जो इन ऑप्शंस में दी हुई है, इनमें से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैथिली 71वें संविधान संशोधन में शामिल नहीं थी, तो उसके अनुसार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है जी। अगला प्रश्न 23 जो कि हिस्ट्री से है और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें पहला दल दे रखा है कि भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्र पार्टी, और उसके साथ उनके नेताओं को संबंधित बताया गया है, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं, और सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और आचार्य नरेंद्र देव। तो आपको इसमें सही सुमेलित बताना। देखिए यहाँ पर आपसे मैच करा रहा है। भारतीय जनसंघ सभी जानते हैं कि श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया ने स्थापित की, वो नेता है इसके। और जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जगजीवन राम है, लेकिन स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी की है। तो यहाँ पर आपके 2 युग्म सुमेलित हैं, उसके अनुसार आपका बी आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न 24 और जो कि फिर सामान्य सा प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित है, संविधान से है, कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9 का में दी गई हैं, और विकल्प 2 में दे रखा है कि आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, और भाग 3 में संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। तो आपको इनमें से सही विकल्पों का चयन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तीनों ही आपके जो कथन दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9 का जोड़ा गया जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। अगली बात जो कह रहा है 18वां, तो भाई जानते हैं कि 352 से 360 तक वो 18वां भाग है। 368 जो हम कह रहे हैं कि भैया संविधान के संशोधन की, वो 20वां भाग है। तीनों ही जो कथन है आपके सही हैं, और उस प्रकार आंसर आपका जो है डी रहना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न 25 है और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, और सर इसका बड़ी तार्किकता से आपको इसका आंसर देंगे। प्रश्न इस तरीके से है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 4 कथन जो दे रखे हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, या अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, या फिर अंतर्राज्यीय जो संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, और ऑप्शन डी दे रखा है कि निम्न निगम कर जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। देखिए जो पहले 3 स्टेटमेंट हैं वो ठीक है, लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स आपका जो कॉरपोरेट्स के ऊपर टैक्स लगता है ये वो टैक्स है, और ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये यूनियन लिस्ट या संघ सूची का विषय है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए। अब आपके पास प्रश्न संख्या 26 जिसमें दे रखा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। देखिए तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। देखिए मेनका गांधी केस 1978 ये बहुत पुराना केस है और सभी बेसिक किताबों में ये मिल जाएगा। इस केस में इसका जो एक्सपेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनमें से राइट टू फूड, राइट टू वर्क, ये सारी चीज़ों के साथ साथ निजता का अधिकार या राइट टू प्रिवेसी भी रखा था। तो ये आर्टिकल है 21। अगला प्रश्न 27 फिर से सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है जो सीडीएस से संबंधित पूछा है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित, और उनके कर्तव्य पूछे। ज़्यादा ही प्रेम है यूपीएससी को इस प्रश्न से। हाँ जी बिल्कुल सर। तो इसमें कर्तव्य पूछे हैं उनके कि वो कमेटी के कैसे सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे, है ना, सैन्य कमान का प्रयोग करना तीनों सेवाओं का, इसके साथ साथ तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, इस तरीके से सामान्य सी सर बातें पूछी हैं। जब हम कह रहे हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष हैं, भाई ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरी बात अभी समझाता हूँ, तीसरी बात पहले समझ लो। तीनों सर्विसेज के विषय पर जो है रक्षा मंत्री के सलाहकार है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो दूसरी बात है, जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जो सीडीएस हैं, वहाँ निर्देश वगैरह थोड़े बहुत दे सकते हैं, लेकिन बाय रूल ही डजंट एंजॉय एनी कमांडिंग अथॉरिटी ऑन आइदर ऑफ द फोर्सेस। तो कॉन्क्रीटली अगर इसे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आप अपना आंसर लगा सकते हैं, जो कि डी बनता है। देखिए अगला प्रश्न
ये बहुत ही चर्चित रहा, न्यूज़पेपरों में रहा, मैगजीन्स में रहा, जो ऑपरेशन जितने भी भारत के द्वारा किए गए या बाहर से किए गए, तो उसमें एक ऑपरेशन पूछा है और वो पूछा किस चीज़ से है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान या ऑपरेशन को क्या कहा गया है? ये ऑपरेशन लद्दाख के क्षेत्र में चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, और ये ऑपरेशन का नाम था सद्भावना। मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न फिर सिंपल है। वो सिंपल किस लिए है कि सिर्फ उसने एक साधारण सी बात पूछ ली है कि वो ये है कि दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा यानी कि जो बॉर्डर लाइन है वो निम्नलिखित में से किन के मध्य है? बहुत साधारण प्रश्न है ये प्रश्न। आप मैप पे भी देखेंगे अगर तो आपको दिख जाएगा कि ये दो कंट्री यूएसए और कनाडा है। तो मतलब आपका ऑप्शन ए सही है जी सर। अब तक आपने देखा होगा सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला आपने देखा, अगला जो क्वेश्चन है वो लोकसभा से है। फिर लोकसभा से लगभग तीसरा प्रश्न है कि लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? तो जिसमें पूछा गया है कि प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। दूसरा विकल्प है कि केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। और तीसरा विकल्प है कि यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। देखिए एथिक्स कमेटी की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल बात सही है कि ये इनिशियल लेवल पर ये एडहॉक कमेटी ही थी, ये कोई स्थायी समिति नहीं थी। बाद में ये स्थायी समिति बन गई। अब यहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भाई लोकसभा के किसी सदस्य का अनैतिक आचरण है तो लोकसभा का ही मेंबर तो करेगा उसकी शिकायत, भाई विधानसभा से थोड़ी चल के आएगा। तो बात सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो न्यायाधीन है। जब न्यायाधीन ही है मामला तो ये समिति उस पर विचार नहीं कर सकती। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और इसका आंसर डी होना चाहिए। सभी तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। अगला प्रश्न संख्या 31 है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इतना साधारण सा सवाल आप लोगों के लिए शायद ये यूपीएससी ने क्या ही पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से संबंध पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? देखिए 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग हुई। जैसे आज प्रोटेम स्पीकर भी बनता है वयोवृद्ध होने के कारण, उसी वयोवृद्ध होने के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। और जब 11 दिसंबर को वोटिंग वगैरह सब हो गई तब क्या बने? राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और वो इसके फिर अध्यक्ष बने। जी अगला है प्रश्न संख्या 32 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित है, जिसमें दो विकल्प दे रखे हैं और वो विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आंसर सर अभी बताएंगे आप। देखिए यहाँ एक छोटा सा क्लच है। तो यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी। यूपीएससी के आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है कि जो बातें अंग्रेजी में लिखी गई हैं उन्हें ज़्यादा सटीक माना जाएगा। तो पहली क्या बात देखो यहाँ समझना पड़ेगा। पहली बात क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक जो है अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है साहब। साइमन कमीशन ने भी इसकी सिफारिश की थी और फिर गोलमेज सम्मेलन में जो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया वहां भी थी और उसी को लीगलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। तो ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला अगर हम हिंदी वाले को पार्ट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? रक्षा और विदेश संबंधी मामले, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ये परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में होंगे। लेकिन उस समय परिसंघ जैसा कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी। लेकिन आप जब इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ते हैं वो कन्फेडरल नहीं कह रहा, वो कह रहा है फेडरल। तो आप ध्यान करें कि इसी 1935 के अधिनियम से जो प्रांतीय विषय थे और संघीय विषय थे उन्हें बांटा गया था और संघीय विषयों में क्या किया था? डायरेक्टली लाए थे। अब यहाँ पर अगर मैं इन्हें संघीय मान रहा हूँ और फेडरल मान रहा हूँ तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब कि अगर मैं इंग्लिश के पार्ट से चल रहा हूँ तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है। और यूपीएससी भी कहता है कि हम दोनों को मानेंगे, इंग्लिश वाले के पार्ट से मानेंगे। तो इस हिसाब से आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर इसका सी होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न संख्या 33 जो कि एंशियंट हिस्ट्री के एक बुक के राइटर के बारे में पूछ लिया, एक नाटक एक ड्रामा के बारे में पूछा है, उसके रचनाकारों को पूछा है। तो एक बड़े रचनाकार नाटककार थे भास। तो आपको इनमें से उनकी पुस्तक बतानी है। तो उस सर आपको भी आंसर बताना है इसका आंसर है मध्यम व्यायोगः और वास्तविकता में ये पांडवों के अज्ञातवास से रिलेटेड पुस्तक है और इसका आंसर सी सही है। देखिए अगला प्रश्न फिर दोबारा एंशिएंट हिस्ट्री से है और आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आपको इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पूछा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में
चीन की यात्रा निम्नलिखित में से किस भाष्य के वो लेखक थे? तो संघमित्र जो संघभूति पूछा है वो उनके बारे में पूछा ये है। बड़े प्रचलित और विद्वान थे और काफ़ी फेमस भी रहे, बौद्ध भिक्षु थे। इनकी पुस्तक का नाम है सर्वास्तिवाद विनय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। देखिए एक और साधारण सा प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर 35 जो कि यूनेस्को की लिस्ट से संबंधित है, जिसमें विश्व धरोहर सूची को पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। लेकिन आपको यहाँ ये देखना है कि उसने ये नहीं पूछा कौन कौन से शामिल हैं, उसने देखिए नीचे दे रखा है कि कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया है। तो इसे वही जरा ध्यान से है, देखना। अगर आपने 2023 में ध्यान नहीं दिया है तो मामला फंसेगा, क्योंकि इसमें जो आंसर है उसके अलावा भी कुछ सूचियां हैं, जो संपत्तियां हैं जो शामिल हैं। अगर हम केवल 2023 की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो आपका शांति निकेतन है वो, और जो हॉयसल के पवित्र मंदिर है वो, ये दो ही जो है 42वें 41वां बना आपका शांति निकेतन और 42वां बना हॉयसल मंदिर, ये दो ही हैं जिन्हें कि शामिल किया गया है। तो केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? बेहद साधारण प्रश्न है। आप देखिए, जब कह रहे हैं एडिशन, तो आप देखते हैं कि तमाम आर्टिकल्स, हम चाहे 43A की बात करें, 48A की बात करें, 21A की बात करें, सब एडिशन है। अगला बात कह रहा है वेरिएशन, मतलब चेंज इन लैंग्वेज, आर्टिकल 45 की लैंग्वेज चेंज हुई। कह रहा है रिपीट, आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो ये तीनों ही काम आर्टिकल 368 के तहत किए जा सकते हैं। और आप ध्यान कीजिए, आर्टिकल, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में ही केशवानंद भारती केस में जो जुडिशरी है वो भी इस बात को डिफाइन करती है कि इट इज द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहीं उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का भी डॉक्ट्राइन दिया। तो दोनों ही बातें, अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि संसद की शक्ति कहां तक है, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा रहे, तो ये तीनों ही चीजें वो कर सकते हैं। और ये तीनों को रखते हुए आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न जो है 37 दे रखा है, और ये ज़्यादातर मीडिया और बता रहा है कि न्यूज़ समाचार पत्रों में रहा होगा, जिसमें इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के बारे में कह रहा है। तो आपको बताना है कि उनकी निम्न जन्म दर और वृद्धोन्मुख जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो आपको इनमें से बताना है किन देशों में ये संबंधित। जापान तो बड़ा पॉपुलर है इस चीज के लिए, जापान तो आपने पकड़ लिया होगा, साउथ कोरिया उसका पड़ोसी है वो भी है। लेकिन एक देश और है जो इस लिस्ट का हिस्सा है, वो है इटली। हालांकि और भी कंट्रीज हैं जैसे पोर्तुगाल है, लेकिन इस लिस्ट के अनुसार आपका इटली के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों ही ठीक है। और आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 38, वो कि फिर से पॉलिटी से पूछा और संसद से क्वेश्चन पूछा है संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और अभी सर आपको इसका आंसर बताएंगे और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा ये क्वेश्चन को। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 109 की बात कर रहा है, स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल। बिल्कुल बात सही है, मनी बिल के बारे में बातें की गई है आर्टिकल 109 में। और क्या कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, भाई राज्यसभा में ये लाया नहीं जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ कैसी हैं, सीमित है, केवल 14 दिन तक उसके पास विचार के लिए रखा जा सकता है, उसके बाद इसे पारित मान लिया जाता है। तो ये बात ठीक है। अगली बात कह रहा है कि राज्यसभा सुझाव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती, ये भी बात ठीक है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा ने अगर कोई सजेशंस दिए हैं तो लोकसभा को वो मानने पड़ेंगे। ये बात गलत है। मतलब कि 1, 2 और 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं और उसके अनुसार आपका आंसर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 39, उसमें देखो ये प्रश्न जो है ना, ये यूपीएससी ने पूछा है, ये आर्मी लेवल का प्रश्न है, मतलब आर्मी के एग्जामों में आता है, जिसमें एनडीए सीडीएस है। और यूपीएससी ने पूछा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, जिसमें पूछा है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, और ये आपको 1, 2, 3, 4 करते हुए आपको पूछ रहा है कि उनके ब्रिगेडियर कौन है, एयर कमोडोर कौन है, कमांडर मतलब कौन है। रैंक्स जो है सिमिलर रैंक्स आपको पूछ रहा है कि अगर मेजर वहाँ है तो वहाँ क्या होगा उसके समकक्ष, और एयरफोर्स में या जो है अन्य सेना में क्या होगा। इसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है तीसरा वाला ऑप्शन जो मेजर को आपके करेक्ट कर रहा है। मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर, बिल्कुल, मतलब स्क्वाड्रन लीडर इन एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर इन नेवी इज इक्विवेलेंट टू मेजर इन आर्मी। केवल यही एक आपका सही है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट बताता है। और प्रश्न संख्या 14, पूर्वोत्तर
परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी और एक वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। इस संशोधन के अनुसार देखो, जो संबंधित राज्य है वहां का राज्यपाल शामिल होगा, वहां का मुख्यमंत्री शामिल होगा, और इसके अंदर जो राष्ट्रपति है वो 3 सदस्यों को नामित करते हैं, ठीक है। लेकिन गृह मंत्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो पहले 3 हैं वो इसमें शामिल होते हैं और चौथा शामिल हो ये कोई जरूरी नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर ए ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न जो 41 दे रखा है, इसको सभी ध्यान से देखें। इसका आंसर जो है सर आपको बड़ी ही तार्किकता से बताएंगे, जो कि कथन 1 कथन 2 में है, जो कि इकोनॉमिक से है, जिसमें यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से समझने की बात है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड है और यूएस की गवर्नमेंट ने कहीं अपना जो भी उसका जो डेट था वो नहीं चुकाया, तो वो अपने दावों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है भाई, जिसके दावे हैं वो अपने प्रयुक्त कर सकता है। स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट अब गलत हो सही हो उसे पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ए एंड आर जो पहले आया करती थी वही फॉर्म है। जब एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप सीधे आंसर पे आप पहुंच जाएंगे और इसका आंसर डी है। देखिए अगला प्रश्न 43 जिसमें फिर से इकोनॉमिक से है और जिसमें डिजिटल रुपए के संबंध में आपसे पूछा गया। क्या पूछा है उसने, आपके सामने 4 कथन रखे हैं और आपको सही प्रश्न उसने पूछा है कि इसमें से कौन से जो चारों विकल्प में से कौन सा और जो है एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल सही आंसर है, जो सर आपको भी बताएंगे। पहले में तो कह रहा सोवरेन मुद्रा है भाई, आप जब आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक जारी कर रहा है सोवरेन मुद्रा तो है ही। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये बैलेंस शीट जो आरबीआई की है उसमें लायबिलिटी के तौर पे दिखता है, तो कोई भी करेंसी जब आपके सेंट्रल बैंक द्वारा जो जारी की जाती है तो वो लायबिलिटी के तौर पे दिखाई देती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगली बात कह रहा है कि मुद्रास्फीति के अगेंस्ट में इंश्योर्ड है। कोई भी करेंसी इंश्योर्ड नहीं होती, कोई भी करेंसी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं हो सकती। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी करेंसी और कैश के लिए स्वतंत्र रूप से जो है इसका यूज हो सकता है। बात सही है, कोई भी करेंसी इसीलिए होती है। मतलब कि तीसरा स्टेटमेंट गलत और बाकी सही के हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 44 जिसमें पूछा गया है, जो कि प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से है, लॉर्ड बुद्धा से है, यानी कि बुद्धिज्म से पूछा है। उनके उपनामों को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो आपको इसमें से सही विकल्प चूज करना है। गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, 3 उपनाम दिए हैं। क्या दिया है? नायपुत्र, साक्यमुनि और तथागत। नायपुत्र तो महावीर को कहा जाता है और साक्यमुनि और तथागत ये दोनों महात्मा बुद्ध के नाम है। तो उसके अकॉर्डिंग 2 और 3 आपका सही है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब तक आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही साधारण से प्रश्न उसने जो है हिस्ट्री से भी पूछे, पॉलिटी से भी पूछे। अगला भी प्रश्न जो है वो भी हिस्ट्री से है और वो कुछ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और कुछ राज्य दे रखे हैं वो कहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ ये भी पूछा है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, यानी कि विवरण दे रखा है आपको। तो आपको देखना है कि इनमें से दी गई जो विकल्प हैं चारों, उनमें से कौन कौन से सही हैं, जिसमें चंद्रकेतुगढ़ है, इनाम गांव है, मंगड़ू है या सालिल हुंडम है। देखिए ये चंद्रकेतुगढ़ को उड़ीसा में दिखा रहे हैं, ये हमारी नॉलेज के हिसाब से ये वेस्ट बंगाल में है। तो पहला तो मामला गड़बड़ हो गया। इनाम गांव सभी लोग पढ़ते हैं, बात ठीक है, ये जो है ताम्र पाषाण काल का है और महाराष्ट्र में है। मतलब पहला गलत, दूसरा सही। अब यहाँ ऑप्शंस पे आप जरा जाएं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब तीसरा जो ऑप्शन है मंगड़ू, ये केरल में ही है। मतलब अगर आप ये देखें कि पहला गलत है, दूसरा सही है, मतलब कि 2 ऑप्शन में होना चाहिए, 1 ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, उससे ही आपको आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन है बी 2 और 3। मतलब 1 नहीं है और 2 है। ठीक है, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न 46 मिडिवल हिस्ट्री से, फिर हिस्ट्री से प्रश्न है और सामान्य सा प्रश्न है ये। उसमें सिर्फ इसने यही पूछा है कि मध्यकालीन जो भारत है उसमें किस शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ये अनुमति कृष्णदेव राय ने बारबोसा को दी थी और ये काम चला 1510 से 1520 तक। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर आपका होगा ए। और आपने पढ़ा भी होगा कि वो एक विदेशी यात्री था, कृष्णदेव राय के समय भी आया था। तो इससे ये आप अंदाजा लगाकर इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न 47 जो कि कार्नवालिस से संबंधित है
और कार्नवालिस की जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है उससे संबंधित है, यानी कि राजस्व संग्रहण के संदर्भ में है। विकल्प फर्स्ट दे रखा है कि राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन। जैसे ही रैयतवाड़ी कहा, कॉर्नवालिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट वहां गलत हो गया। दूसरी में ये बात कर रहा है कि जो आपने सुना भी होगा रूल ऑफ सनसेट, कि मतलब जिस तिथि को राजस्व दिया जाना होता था अगर वहां तक ना आए तो उसकी जिम्मेदारी चली जाती थी। मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही प्रतीत होता है और उसके अनुसार आपका आंसर बी होना चाहिए। देखिए 48 में क्या दे रखा है स्क्रीन पर देखें आप, उपनिषदों से संबंधित पूछा है, कौन सा विकल्प सही है सर, इसका आंसर बताएं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि उपनिषदों के बारे में, जब बात करें पैराबल्स की बात करें, तो नीति कथा तो उपनिषदों में नहीं है, क्योंकि दर्शन की पुस्तकें हैं, फिलोसफी से रिलेटेड है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। लेकिन हाँ, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हो चुकी थी, ये बात ठीक है। तो केवल 2 ऑप्शन आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला प्रश्न 49 वो पूछा है कि इन कथनों पर विचार करें। विकल्प 2 दे रखे हैं कि भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है, और विकल्प 2 में दे रखा है कि जो चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले यूरोपियन कंट्रीज ने रिक्वेस्ट भी किया था मोदी जी से कि अपना एक्सपोर्ट ना रोकें, और ये बात सही है कि इस काउंसिल के अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आयात या निर्यात आप नहीं कर सकते ग्रेन्स का, और भारत इसका मेंबर है और आयात निर्यात करता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आप इसका उसके हिसाब से सी आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 50 यानी कि 50 का जो प्रश्न दे रखा है वो यूनेस्को से है और विश्व विरासत सूची से ही। इससे पहला जो प्रश्न पड़ा यूनेस्को से वो भी विश्व विरासत सूची से था, तो इसका आंसर सर बताइए आपको। इंटेंजिबल की बात कर रहा है, इंटेंजिबल जो विरासत सांस्कृतिक कल्चरल को जो उठाया है और रिसेंटली कह रहा है, मतलब सबसे अभी बहुत रिसेंटली, तो वो आपका गरबा नृत्य है। कुंभ मेला से या किसी अन्य नृत्य से ना प्रभावित हो, क्योंकि कुंभ शामिल हुआ था लेकिन उसको समय हो गया, अभी बहुत रिसेंटली 2023 में ही आपको शामिल किया गया है गरबा को। प्रश्न संख्या 51 जो है किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है। TFR की बात कर रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो। ये न तो परिवार से संबंधित है न 1000 की जनसंख्या से संबंधित है। इसका मामला है कि एक महिला, एक वीमेन अपनी चाइल्ड बियरिंग एज में कितने लिविंग बच्चों को जन्म देती है, उसका औसत टोटल फर्टिलिटी रेशियो होता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न संख्या 52 जो कि इकोनॉमिक्स से है और जिसमें पहला 3 कथन दे रखे हैं आपके सामने, और उसमें से पूछ रहा है कौन से कथन सही है। जैसे पहला कथन है जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं, या भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। और 3 में दे रखा है कि शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। देखिए इन तीनों स्टेटमेंट्स में पहला जो स्टेटमेंट है जो बात कर रहा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो की, ये बैंक्स के लिए है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसको यूज नहीं कर सकती। बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों करेक्ट हैं, तो मतलब 2 और 3 करेक्ट होने से आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। 53 में क्या पूछा है स्क्रीन पर आप देखेंगे, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड से संबंधित यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके सामने, सही आपको बताना है। देखिए तीनों ऑप्शंस पे आप ध्यान दें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा है, पेंशन फंड्स की बात कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है, तीनों ही ये इसमें व्यापार कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न संख्या 54 देखिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है और सर अभी आपको समझा भी देंगे। जिसमें पूछा है कि जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है या मोटर वाहन है या मुद्रा की अदला बदली है, तो वो पूछा है उसने कि किन्हें वित्तीय लिखत यानी कि इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, तो हम उन्हें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बाउंडिंग, मतलब जिसे कि जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। अब मोटर व्हीकल लेकर के आप जाएंगे कहीं, आप कहेंगे भैया जरा चाय की पत्ती दे देना, दे देगा क्या कोई? बात समझ रहे हैं? मतलब जिसके यूज से आप बाजार से चीज़ें खरीद सकें, उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ETF है, हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और करेंसी फेयर, ये दोनों ही आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। मोटर व्हीकल को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है जी। तो इस हिसाब से आपका 1 और 3 मानते हुए आंसर होगा डी। देखिए अगला प्रश्न 55वां प्रश्न है
देखिए अब तक जो प्रश्न थे ये सामान्य से प्रश्न थे, और ये भी जो 55 प्रश्न संख्या ये भी सामान्य सी है। और जो हमारी प्रारंभ IAS अकेडमी, यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न लगभग क्लास में ऑफलाइन जो चल रही है उसमें करा भी दिए हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न आपको जो दिखाई दे रहा है 55 में जो 4 ऑप्शन है, पहला दे रखा है कि कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म, है ना, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, वो सेक्टर पूछ रहा है, जो सेक्टर है ना हमारे एग्रीकल्चर के। तो सर अभी आपको इसका आंसर बताएंगे। देखिए एक बात ध्यान दें कि इसमें पहली बात क्या कर रहा है, कृषि उत्पादों का भंडारण। भंडारण क्या कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही, ना प्राकृतिक रूप से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो ये द्वितीय क्षेत्र नहीं है। अगली बात क्या कह रहा है, डेयरी फार्म, प्राथमिक, भैया आप पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ों को आप प्राप्त कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो ये ठीक है। खनिज की खोज, ये सर्विस सेक्टर का काम है। खनिज की खुदाई की बात नहीं हो रही, खोज मतलब जो हमारे जियोलॉजिस्ट करते हैं, जो वैज्ञानिक करते हैं, तो ये सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे। अगला कह रहा है कपड़ा बुनाई, मतलब प्राकृतिक जो उत्पाद था उसे लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो यह भी द्वितीय क्षेत्र है। मतलब कि 3 इनमें से सुमेलित हैं जी, मतलब कि केवल 3 आप कह सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सर ना केवल आंसर दे रहे हैं, साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी करा दे रहे हैं। ठीक, तो वो, और एक बार ध्यान रखें सभी जितने भी मेरे दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को और भी उन बच्चों तक पहुंचा दे जो अपने आंसर्स को चेक करने चाह रहे हैं। तो इतना प्लीज आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। अगला प्रश्न 56, निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करें। 4 आपके पास कथन दे रखे हैं और उसमें पूछा गया है कि संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किसे जाना जा सकता है। देखिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में ये चारों ही जो चीज़ें दी गई हैं आपकी, उन चारों को ही यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है या कॉर्न ग्रेन है या वेस्ट वाटर जो है आपका ट्रीटमेंट स्लज है या आपका वुड मिल वेस्ट है, ये चारों ही चीज़ें इसमें प्रयोग हो सकती हैं। आपका ऑप्शन उस हिसाब से सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, 2 प्रकार की पूंजी जो आपसे एग्जाम में पूछी है, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, और कुछ वस्तुएं दे रखी हैं आपके सामने। ऑप्शन आप जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, और कुछ ऐसे ऑप्शन सर आपको भी इसका आंसर भी बताएंगे। इसे समझिए, यहाँ पे आपने 2 बातें की हैं, एक कार्यशील पूंजी और एक स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल और एक होती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जब भी आप काम करें आपको बार बार वो खर्चा आएगा, और फिक्स कैपिटल के एक बार आपने लगा दिया फिर काफ़ी लंबे समय के बाद ही आना है। और पहली बात क्या कह रहा है, फार्मर्स प्लग, वो रोज थोड़ी खरीद के ला रहा प्लग, एक बार खरीद लगा उससे जो है जुताई करता रहेगा, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, फिक्स कैपिटल है। तो पहला इन्होंने वर्किंग कैपिटल माना तो गलत हो गया। अगली बात क्या कह रहा है, कंप्यूटर, भाई आप कंप्यूटर एक ही बार तो खरीद के लाते हैं, आप रोजाना उस पर काम करते हैं, तो एक फिक्स कैपिटल आपने की। अगला बात कर रहा है यार्न यूज्ड बाय द वीवर, मतलब वीवर जब भी वीविंग करेगा तभी उसको यार्न की जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, तो ये वर्किंग कैपिटल है ना कि फिक्स कैपिटल। अगली बात कह रहा है पेट्रोल, पेट्रोल भी वर्किंग कैपिटल है। जब भी आप व्हीकल अपना चलाएंगे, चाहे बाइक चलाएं, कार चलाएं, जो भी चलाएं, जब भी आप यूज कर रहे हैं उसे, आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये भी कैसा है, वर्किंग कैपिटल है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए, जिसमें कि केवल 2 की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 58 है, और इस 58 में आप देखेंगे जिसमें 3D आभासी वर्चुअल इसके बारे में पूछा है, और सर इसके बारे में भी आपको इसका आंसर भी देंगे। काफ़ी चर्चा का विषय है आजकल, ये मेटावर्स है, आपने खूब इसको वीडियोस वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आप देखते हैं, ये मेटावर्स के बारे में बात हो रही है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न संख्या 59, और आपको फिर से बता दें ये सेट सी है और प्रश्न संख्या 59 है, और जिसका प्रश्न में ये पूछा गया है कि विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कोई भी बैंक जो बाहर से आ रहा है उसे पहला काम करना होता है कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ उसकी बात नहीं की है, लेकिन जो दोनों ही ऑप्शंस आपके दिए हैं कि कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है या बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय होने चाहिए, ये दोनों करेक्ट हैं। मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं और आपका ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 60, और जिसमें पूछा गया है कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR से संबंधित आपसे इसमें कथनों पर विचार करने के लिए प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है अभी यूपीएससी में। तो इसके कथन जो है 2 दे रखे हैं, और आपको इसमें से सही प्रश्न को, सही मतलब सही कथनों को चूज करना है। देखिए यहाँ ध्यान दें, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा एक्सपेंस कर रही है जिसका फायदा उसे डायरेक्ट होना है या उसके एम्प्लॉइज को, तो CSR कैसे होगा?
CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप निर्वहन करते हैं, तो ये तो CSR नहीं हुआ, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा है तो सही हो गया। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई न्यूनतम व्यय निर्दिष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, लाभ का 2% आपको करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट कहता है। तो मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। उसके हिसाब से केवल एक जो आपका आंसर है ए वो करेक्ट है। अगला प्रश्न 61 जो कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर किस संदर्भ में, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है और सारा भी इसको आपको बताएंगे इसका आंसर क्या है। जो लघु विखंडन या मिनी जो बात कर रहा है, मिनी रेडिएशन वाली जो बात हो रही है, मिनी फ्यूजन मिनिएचर फ्यूजन वाली जो बात हो रही है वो गलत है इसमें। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, इसका आंसर आपका बी रहेगा, 2 और 3। प्रश्न संख्या 62 जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें पूछा है कि कथन 1 कथन 2 में पूछा है, जो कि बृहद तारे और वामन तारों की तुलना इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इस जाइंट स्टार और ड्वार्फ स्टार की बात करें, देखो कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। ड्वार्फ स्टार क्या है, वो छोटा तो होता है लेकिन उसके अंदर जो फ्यूजन का रेट है, मतलब हाइड्रोजन को यूज करने का जो रेट है वो कंपैरेटिवली जाइंट स्टार के मुकाबले बहुत कम होता है। इसीलिए वो जाइंट स्टार होते हुए भी उसकी लाइफ कम रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, ये गलत है। अब ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपको आंसर सीधा मिल गया। और दूसरे में इन्होंने कह भी दिया है उसी बात को कि रेट इज फास्टर, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उस हिसाब से ए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो डी आपका आंसर करेक्ट है। प्रश्न 63 जो कि फिर से उसने आपसे पूछा है, जैसे 4 ऑप्शन दिए और उसमें पूछा क्या है कि पूछा है कि मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। हाँ, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो और डायलेट्स करता है ब्लड वेसल्स को और सिंथेसाइज होता है ह्यूमन बॉडी में। ये कुछ भी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। साइंस का जनरल क्वेश्चन है जो आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा पहले जी। अगला प्रश्न 64 जिसमें कुछ गतिविधियों पर विचार करने के लिए दिया गया है। इस प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे जिसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें पहले विकल्प में, दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में। और पूछा क्या है, उन विकल्पों से संबंधित ये पूछा है कि कितनी गतिविधियों में जो रडार है इनका उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। देखिए यहाँ 3 ऑप्शंस आपके दिए हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण, जो वर्षा है उसकी जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हाँ, राडार 200 किलोमीटर तक की आपकी जो वर्षा कब होने वाली है, क्या हो रहा है, उसको आपको पता कर सकता है। पहले बात में कही है पैसेंजर्स अगर वहाँ जा रहे हैं एयरपोर्ट या कहीं पर, वो नार्कोटिक्स को ले जा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ राडार नहीं कर सकता है। एयरपोर्ट पर आप देखें कि अगर ऐसा हो तो एयरपोर्ट पर घुसने से पहले पकड़ लेंगे, घुसने ही नहीं देंगे, वहाँ एयरपोर्ट पर क्यों पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे की बात कर रहा है माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जो जीव जंतु हैं या पशु हैं उनका जो संचरण है उसको निगरानी करने की। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। आपने ज्योग्राफी चैनल या इस तरह के जो चैनल्स हैं उन पर देखा होगा कि टैगिंग की जाती है एनिमल्स की और उन्हें पता रखा जाता है कि ट्रैकिंग की जाती है उनकी कहाँ पर है। तो 2 और 3 दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं और उस हिसाब से आपका ऑप्शन होना चाहिए ओनली 2, दैट इज बी। जी। अगला प्रश्न 65 बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जो करंट अफेयर्स में रहा, संबंधित रहा, और वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो आपसे राफेल पूछ लिया है, मिग 29 पूछा है, तेजस MQ-1 पूछा है। देखिए इसमें 5वीं जनरेशन की बात कर रहा है तो आपको राफेल, मिग 29 बड़े नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं। जो करंट में आपका जो अभी जो भारत का स्वदेशी निर्माण किया हुआ है तेजस MK-1 है, ये 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो केवल एक, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 66 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, तो बताइए। 66 जो हम बात कर रहे हैं केवल आपके कंट्रोल ड्रग डिलीवरी ऑफ पेशेंट्स, हमारी जानकारी के हिसाब से केवल जो हाइड्रोजेल्स हैं उनका प्रयोग इसी में किया जाता है। तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, केवल एक। प्रश्न संख्या 67 है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन जल संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। ये बहुत साधारण प्रश्न है, यूपीपीसीएस भी एक आध बार पूछ चुका है। ये जल वाष्प है, जो भी हाइड्रोजन को ईंधन मानकर कोई भी व्हीकल चलता है उससे केवल वाटर वेपर ही निकलता है। तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न 68,
हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? ये जो हम बात कर रहे हैं ना पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये है क्या कि वाटर को स्टोर किया जाता है, एक ऊंची जगह होगी एक नीची जगह होगी और पंप करके ऊपर वाले में डाला जाता है और नीचे चला आता है। तो उससे क्या होगा कि वो टरबाइन पर पानी आता है और रेगुलरली एनर्जी का जो है बनना शुरू रहता है। इसीलिए इसे हम कहेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज में ही इसे आप केवल रख सकते हैं, बाकी में उतना उपयुक्त इसे आप नहीं रख सकते, जो कि आपका ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न 69 और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में ये रिपीटेड भी रहा है, पूछ भी लिया है कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा ये क्यों चर्चा में रहा है? ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है। आपने देखा भी होगा कि इसके माध्यम से जो पानी है उसको स्वच्छ किया जाता है, उससे रिलेटेड है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन इसके लिए जो है डी होना चाहिए। देखिए अब तक आपने 69 प्रश्नों को देख लिया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रश्न को लेकर कोई और संशय है तो हमारे इस वीडियो के आपको नीचे नंबर दिया जाएगा जिसमें सर से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है 70, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट हैं? देखो कोलेटरल बोरोइंग और लेंडिंग की बात हो रही है। कोलेटरल बोरोइंग मतलब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, वो कुछ न कुछ आपसे प्रॉपर्टी मांगता है, तो ये मनी मार्केट या बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। और कोई भी आपका डाउट रहता है आप उसे फ़ोन मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं भी कर पा रहे हैं मुझे, आप उसके लिए सीधा ये कर सकते हैं कि आप कमेंट में नीचे अपना कमेंट छोड़ दें, उसका जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। और प्रयास ये किया गया है कि अधिक से अधिक आंसर्स ऑथेंटिक हों, जिससे कि आप ये इंश्योर कर सकें कि आप पीटी में किस स्थान पर बैठे, उसी के अनुसार आप अपनी आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। मेंस के लिए भी अलीगढ़ में रह रहे छात्र निश्चिंत रहें, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तब भी आपको हम मेंस के लिए आगे लेकर चलेंगे। संख्या 71 जिसमें कुछ जीव दे रखे हैं, जिसमें सिकाडा, मंडूक फुदक और ताल विसर्पी, ये क्या पूछा है, ये क्या है? साइकेडा हो या आपका फ्रॉग हॉपर या पॉन्ड स्केचर, ये तीनों ही इंसेक्ट्स हैं। ये जो हैं आपके कीट हैं। तो आपके हिसाब से आंसर इसका सी है, तो इसको आप सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 72 जिसमें दो कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट में पूछा है कि बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। और कथन 2 में पूछा गया है कि अनेक च्युइंगम जो च्युइंगमों में जो गोंद है के रूप में प्लास्टिक होता है। ये दोनों बात सही है। आप च्युइंगम खाते भी होंगे, ये एक प्रदूषक है। आपने भी शायद सीट्स के नीचे च्युइंगम लगाई होगी, वो सदियों तक भी मतलब सालों तक भी खराब नहीं होती है और वो एक गम के रूप में प्लास्टिक के रूप में काम करती है। तो दैट इज एक्चुअली अ पॉल्यूटेंट। तो दोनों ही बातें ठीक हैं और ठीक के होने के साथ साथ जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका आंसर ए होना चाहिए। अगला प्रश्न 73 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ देश दे रखे हैं और उसके साथ उनके प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु दे रखे हैं। पहला जंतु दिया है इन्होंने इंड्री, सामने लगा रहा है ब्राजील। ये जो इंड्री है ये मेडागास्कर में पाया जाता है, ब्राजील से इसका कोई लेना देना नहीं, नेटिव प्लेस की अगर हम बात करें। अगला कह रहा है एल्क। एल्क नॉर्थ अमेरिका के हाई माउंटेन्स में पाया जाता है, इंडोनेशिया तो बहुत दूर है वहाँ से। अगला बात कर रहा है बोनोबो। ये बोनोबो जो है ये कॉन्गो रिपब्लिक में ही केवल पाया जाता है, ये बहुत छोटे सीमित क्षेत्र में ये पाया जाता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि विश्व शौचालय संगठन यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ये जो कथन दिए हैं, जो बाकी के जो पीछे के दो हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन पहली जो बात कर रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ऐसा नहीं है। इसका संयुक्त राष्ट्र से या यूएनओ से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। और बाकी के जो पीछे दो स्टेटमेंट हैं कि विश्व शौचालय दिवस, शिखर सम्मेलन या दिवस मनाना, ये सब इसी के इनिशिएटिव्स हैं। और जो बातें तीसरे में भी कह रहा है कि विकासशील देशों को या अल्प विकसित देशों को ओपन डेफिकेशन फ्री करने का एक प्रयास है ताकि लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। तो बाकी के जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट वो दोनों ठीक हैं, उस प्रकार आंसर आपका डी रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 75 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिसमें सिंह की कोई विशेष प्रजाति, इनसे संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। पहला बात कर रहा है कि लायंस का कोई प्रजनन या फर्टिलिटी का कोई मौसम नहीं है, तो बात ठीक है और पहली बात ठीक है। दूसरी बात जब बात कर रहे हैं
कि चीता दहाड़ता नहीं है, तो ये भी बात ठीक है आपकी कि चीता दहाड़ता नहीं है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नर सिंह से भिन्न, मतलब जो मेल तेंदुआ है, जो लाइपर्ड है, उसके बारे में कह रहा है कि ये अपनी सेंट छोड़कर अपनी टेरिटरी मार्क नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है। लाइपर्ड, लेट इट बी मेल और फीमेल, ये अपनी सेंट छोड़कर अपनी टेरिटरी मार्क करता है। हाँ, तो दोनों, पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट सही हैं, उसके हिसाब से आपका आंसर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 76 दिखाई दे रहा होगा। एक उसने प्लेटफॉर्म पूछा है जो है 100 मिलियन किसानों का सही विवरण इनमें से क्या है। जो 100 मिलियन की जब हम बात करते हैं, ये जो इको फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उनको, या हम कहें कार्बन को नेट जीरो करने की तरफ, उस तरह के इनिशिएटिव्स को लेकर के एक प्लेटफॉर्म है, तो उसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न संख्या 77 जिसमें पूछा गया है कि वितरित ऊर्जा संसाधन, इनमें से जो ऊपर 4 कथन आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, उनमें से कौन से ऐसे हैं जो वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। देखो, वितरित ऊर्जा संसाधन या डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, मतलब ऐसा कि जिन्हें आप वितरण कर सकें, जिसे आप स्टोर भी कर पा रहे हैं या आप कहीं लेकर जा पा रहे हैं। यहाँ बात कर रहा है बैटरी स्टोरेज, हाँ वितरण हो रहा है, दिख रहा है आपको। बायोमास जनरेटर्स या फ्यूल सेल्स या रूफटॉप सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, यूनिट्स हैं, वो भी, ये चारों ही आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं, और चारों के साथ ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न 78 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। देखो समझिए, इसमें जो इंग्लिश वाले में आप देखें जो फिग आंसर है वो है, और ये मैं बता दूं आपको, ये बनियन ट्री से रिलेटेड है। बनियन ट्री का आपने देखा होगा, जो उस पर फल आता है छोटा सा, उसी के अंदर फर्मेंटेशन के बाद एक कीट जन्म लेता है, और ये फिग हर एक बरगद पर अलग होती है। इट्स वेरी स्पेसिफिक, मतलब उस ट्री का अगर कोई फर्मेंटेशन होगा या उसका पॉलिनेशन होगा, वो वही कीट करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है आपका ए फिग या अंजीर है। देखिए 79 प्रश्न देखें आप लोग स्क्रीन पर, जिसमें कुछ विषाक्त जातियां पूछी हैं, जिसमें 3 जातियां तितली, मत्स्य और मंडूक दे रखा है। मतलब मंडूक मतलब फ्रॉग। तितलियां भी कुछ विषैली होती हैं, कुछ फिशेज भी विषैली होती हैं, और कुछ फ्रॉग्स भी विषैले होते हैं। तीनों में ही जो है जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर सी, जिसमें ऑल 3 कहा है, वो होना। देखिए प्रश्न संख्या आप 80 देखिए, और बहुत साधारण सा प्रश्न है। उसने ये पूछा है कि कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष। इसमें जो काजू की बात कर रहा है या पपीता की बात कर रहा है, ये भारत के ओरिजिनली भारत के नहीं है, बाहर से लाए गए हैं। जो रक्त चंदन या रेड सेंडर्स की बात करें, जो आंध्र प्रदेश का नेटिव है, आपने एक मूवी भी बनी है इस पर, वो देखी होगी, पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो केवल एक यही आपका नेटिव प्लेस का है, तो आप यहाँ कह सकते हैं ओनली 1, यानी कि ए आंसर आपका ठीक है। देखिए कुछ प्रश्न संख्या आप 81 देखें, उसमें कुछ विमान पत्तन पूछे हैं, जिसमें डोनोपोली है, कुशीनगर और विजयवाड़ा है। सिर्फ उसने ये पूछा है कि किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के तहत किया गया। भारत में जो अब तक एयरपोर्ट्स ग्रीनफील्ड परियोजना से बने, उनकी संख्या है 21। हाँ, भारत में अभी जो निर्माणाधीन भी है कुछ, जैसे आपका जो जेवर का है अलीगढ़ के पास है, वो भी इसी परियोजना से बन रहा है। तो ये जो ऑप्शंस में दिए, डोनीपोलो और आपका कुशीनगर, ये दोनों ही ग्रीनफील्ड परियोजना के आधार पर ही बने हैं। लेकिन विजयवाड़ा की जो बात हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ग्रीनफील्ड परियोजना के हिसाब से नहीं बना है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट है। देखिए प्रश्न संख्या 82 देखिए, जिसमें जल वाष्प के संदर्भ में पूछा है, और जिसमें 2 कथन दे रखे हैं, और पूछा है कि आप एक सही कूट का प्रयोग कर कर इसका उत्तर बताएं। तो पहला कह रहा है कि ये गैस है, बात ठीक है सर, गैस है, और ये इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ बढ़ती है। जलवाष्प है, भारी है, तो ऊंचाई के साथ साथ हम जानते हैं कि पृथ्वी का जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है नीचे, वहाँ कोई भी भारी गैस रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे उसकी कम होती जाएगी। अगली बात कह रहा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नहीं, देखिए जलवाष्प वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पर वेपराइजेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा हो रहा होगा। अब ध्रुवों पर तो भैया टेम्परेचर ही नहीं है, तो कहाँ से वाष्पीकरण होगा? मतलब इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होती है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न 83 देखिए आप लोग, इसमें कुछ 4 जलवायु आपको ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं जलवायु के आधारों पर आपको ऊपर 3 कथन दिए हुए हैं। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से वो किस प्रकार की
जलवायु है। देखिए क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, मतलब कि टेम्परेचर का जो रेंज है वो लो रहता है। फिर कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन लगभग हर दिन होता है, लगभग पूरे वर्ष के दौरान होता है, और जो प्रेसिपिटेशन है वो थोड़ा बहुत नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। ये जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है ये उसकी विशेषताएं हैं, और आपका आंसर डी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 84 देखें आप लोग, जिसमें कोरियालिस बल से संबंधित है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए जो ऊपर आपके 2 कथन दे रखे हैं उनको देखकर आपको एक सही आपको आंसर इसमें बताना है। तो इसका देखिए एक बात समझें, ये कोरियलिस फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो विंड डायरेक्शन है उसको डिविएट कर देता है। अब आप बॉल भी अगर मारते हैं तो उसका डिविएशन जो होता है, जितना तेज आएगी उतना तेज जो मुड़ेगी, तो वैसे ही जो बात कह रहा है कि इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, करेक्ट है। हाँ, और अगली बात कह रहा है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी बात सही है। इक्वेटर पर कोरियलिस बल शून्य होता है, और पोल्स पर क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो एक ही पॉइंट है तो वहां पर वो सबसे ज्यादा होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 85 देखें आप लोग, और देखें उसमें क्या पूछा। उसने पूछा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई, और आप समझिए कि ये समर सॉल्स्टाइस है 21 जून, मतलब यहाँ से अब दिन रहने वाला है आगे, कहाँ, नॉर्थ पोल पर। तो 66.5 डिग्री पर तो यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा नहीं, 24 घंटे पूरे सूर्य रहेगा, ठीक है, और 12 घंटे से ज़्यादा रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपकी 2 चीज़ें ही हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और है आर्कटिक सर्कल, जिसे हम 66.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही आपके ठीक है, 2 और 4, जो आपका ऑप्शन डी है जी। अगला प्रश्न संख्या 86, कुछ बेसिन आपको दे रखी है, जिसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन और रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो ऊपर इस कथन को देखकर आपको बताना है कि वो इनमें से किस बेसिन से संबंधित है। कह क्या रहा है कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। पीटलैंड क्या है कि ये कार्बन एमिशन करता है, और क्या कह रहा है, इतना कह रहा है कि इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है ये कि हमारे पूरे जो फॉसिल फ्यूल से हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, ईयर में जो कर पाए उससे भी। तो ये जो लार्जेस्ट, अगर आप इतना भी समझ लें कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड का है तो वो कांगो में है, और ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या अब आप 89 को देखें। 89 में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो पौधे हैं उन पर विचार करने के लिए आपको दिया हुआ है, जिसमें मूंगफली, कुल्थी, जैसे हॉर्स ग्राम या सोयाबीन दे रखा है, और पूछा है कि इनमें से कितने मटर कुल के यानी कि मटर फैमिली के पौधे हैं। ये तीनों ही, चाहे हम मूंगफली की बात करें, कुल्थी बड़ा, ये हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इसे, ये बड़ी ही पौष्टिक दाल एक मानी जाती है। सोयाबीन वी ऑल नो कि इट्स अ प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये तीनों ही आपके पी फैमिली या मटर कुल से ही संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न 90 जो कथनों में दे रखा है, कथन फर्स्ट पूछा है, कथन सेकंड दे रखा है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इन दोनों कथनों के माध्यम से कौन सा जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो इसका सही आंसर है, जो आपको भी सर बताएंगे। देखिए फ्लाइंग फॉक्स, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, इसे वर्मिन की कैटेगरी में रखा जाता है, वर्मिन। अब ये जो वर्मिन जो कैटेगरी है वो रक्त से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो फ्रूट्स हैं, इसे फ्रूट बैट भी कहते हैं, फ्रूट से संबंधित है, और बहुत ज़्यादा जो फसलें होती हैं कुछ क्षेत्रों में उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये बैट्स जानी जाती हैं। तो इसका रक्त से कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो ठीक है कि हाँ भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग इसे वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ये रक्त से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर आपका सीधा सी हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 91, इसको देखें आप लोग। कथन में पूछा है, कथन फर्स्ट में है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी जो कि इनकमिंग और सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन 2 में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस जो गैस हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है इन कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न है हमारा 91 ये कह रहा है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में इनकमिंग, मतलब कि एक विकिरण कौन सा है, जो सोलर रेडिएशन कौन सा है, जो सूर्य से चलकर अर्थ पे आ रहा है। तो यहाँ एक बात समझिए कि जो
सूर्य से चलकर अर्थ पे आता है वो अर्थ सरफेस को गर्म करता है, एटमॉस्फेयर को नहीं। एटमॉस्फेयर से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ से वापस जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, जो लार्ज वेव वाला है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी की वजह से एटमॉस्फेयर आपका गर्म होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो उस हिसाब से आपका सीधा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 92 देखिए, फिर कथन से पूछा है और आपको दो कथन दे रखे हैं, आप देखें ऑप्शन में और आपको उसी में से कोई आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा उसका राइट आंसर है। देखें, पहला क्या कह रहा है कि जो इक्वेटर है उस पर जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, बात ठीक है। अगला बात क्या कह रहा है कि इक्वेटर पर जो कन्वेंशनल विंड्स हैं वो उसको ले जाती है बहुत ऊंचाई तक, हीट को पास ऑन करती है, बिल्कुल सही है। उसी के माध्यम से ये जो है हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है जो इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर तक और पोल्स पर केवल 8 किलोमीटर तक रह जाता है। दोनों बातें सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये आंसर आपका ए होगा। ये प्रश्न संख्या 93 देखें, उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है उपयुक्त में से ऊपर जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 विचार जो दिए गए हैं, उनमें से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। देखिए क्या कह रहा है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बिल्कुल निकलती हैं साहब, ऐश एंड डस्ट हम जानते हैं अच्छे से निकलती हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स ये भी निकलते हैं और सल्फर कंपाउंड्स ये भी निकलते हैं। मतलब ये चारों ही जो कंपाउंड्स हैं, जो चारों ही एलिमेंट्स हैं, ये आपके वॉल्केनिक इरप्शन का पार्ट होते हैं, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी है। देखिए प्रश्न संख्या 95 देखें आप लोग। 95 एक साधारण सा प्रश्न है, उसने इतना पूछा है कि विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। ये 2 ही प्रश्न हैं, ये काफ़ी बहुत बेसिक प्रश्न है, आपने इकोनॉमी में बहुत बेसिक से पढ़ा होगा कि आइवरी कोस्ट और घाना, और काफ़ी समय से यही बने हुए हैं, कोकोआ प्रोडक्शन में यही दोनों देश नंबर 1 पे आते हैं, काफ़ी आगे हैं। देखिए अगला प्रश्न 96 देखिए, ज्योग्राफी से है और एक फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें पूछा है आज यूपीएससी ने। 96 जो आप देख रहे हैं उसमें पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में, देखिए अगर आप इसको वेस्ट टू ईस्ट लगा रहे हैं तो इनके ऑप्शंस के हिसाब से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी ये करेक्ट आपका सीक्वेंस है। उसके हिसाब से गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 98 को देखें आप लोग, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। 97 भी है जी। 97 में दे रखा है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। कथन फर्स्ट में दे रखा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, और कथन 2 में दे रखा है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। कथन 3 में दे रखा है कि वर्षा जल में ऑक्सीजन विद्यमान है। देखो समझो, जब बारिश होती है तो जो वाटर है वो पोर होकर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं रॉक्स के उसमें अंदर चला जाता है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नेचर होता है एसिडिक, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं उनका अवसन होता है, या हम कहें कि रॉक्स की जो वेदरिंग है वो रॉक्स की इसकी वजह से होती है। मतलब कि जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों सही हैं। भाई बारिश हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो था उसके साथ आएगा ही आएगा, स्टेटमेंट तीनों सही हैं। और जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, मतलब कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, तीसरे का उससे सीधा कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है जी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 98 को देखिए। 98 में उसने क्या पूछा है, 4 देश दे रखे हैं, और वो देखिए ऐसा क्वेश्चन मोस्टली हर बार यूपीएससी पूछता है। इस बार उसने उत्तरी समुद्र यानी कि उत्तरी सागर को लेकर पूछा है कि वो कौन से देश हैं जो इसकी सीमा से लगे हुए हैं। बहुत बेसिक प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, मैप थोड़ा बहुत भी आपने देखा होगा, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्थ सी का उससे कोई लेना देना नहीं है, रशिया का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, बाकी बच जाते हैं आपके जर्मनी और नॉर्वे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ओनली टू बी। अगला प्रश्न 99 देखें। 99 में कुछ आपको वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात दे रखे हैं, जिसमें धुआंधार, हुंडरू और गरसोप्पा पूछा है, और उसने पूछा है किस क्षेत्र में है और किस नदी पर है। देखिए धुआंधार ठीक है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है, तो ये बाहर हो गया। अगला आप देखें, हुंडरू छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा पर है, तो ये करेक्ट है। तीसरी अगर आप बात करें गारसोप्पा, तो ये नेत्रवती नदी पर तो नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि केवल आपका हुंडरू ठीक है, उसके हिसाब से ओनली 1 आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज ए। देखिए
बहुत बेसिक प्रश्न है, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे, मैप थोड़ा बहुत भी आपने देखा होगा। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्थ सी का उससे कोई लेना देना नहीं है, रशिया का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। बाकी बच जाते हैं आपके जर्मनी और नॉर्वे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ओनली टू बी। अगला प्रश्न 99 देखें। 99 में कुछ आपको वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात दे रखे हैं, जिसमें धुआंधार, हुंडरू और गरसोप्पा पूछा है, और उसने पूछा है किस क्षेत्र में है और किस नदी पर है। देखिए धुआंधार ठीक है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है, तो ये बाहर हो गया। अगला आप देखें, हुंडरू छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा पर है, तो ये करेक्ट है। तीसरी अगर आप बात करें गारसोप्पा, तो ये नेत्रवती नदी पर तो नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि केवल आपका हुंडरू ठीक है, उसके हिसाब से ओनली वन आपका आंसर करेक्ट है, दैट इज ए। देखिए सेट सी लास्ट प्रश्न संख्या 100, और उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, जिसमें कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, मध्य एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो सुमेलित हैं। देखिए सेंट्रल एशिया में वॉसगस की बात कर रहा है, तो वो सेंट्रल एशिया का तो पार्ट नहीं है। एल्प्स को इन्होंने यूरोप भेजा, लेकिन ब्लॉक माउंटेन की बात कर रहा है, लेकिन ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो ये भी गड़बड़ है। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, अपलेशियन की फोल्ड माउंटेन है, लेकिन यंग नहीं है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, जिसका कि उदाहरण भारत में अरावली है। साउथ अमेरिका की बात कर रहा है, एंडीज की, ये यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो ये भी फोल्ड माउंटेन है, तो दोनों फोल्ड माउंटेन केवल इसने रखा है, तो 3 और 4 ऑप्शन दोनों आपके करेक्ट हैं। उसके हिसाब से ओनली 2 आपका बी आंसर होना चाहिए। इसी के साथ ये हमने आपको सारे आंसर्स बताए, आप अपने मैच कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की भी जानकारियां प्राप्त होती रहें।